नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत अभिनंदन है। क्लास 12th होगी, इतिहास का मॉडल पेपर होगा शेखावाटी मिशन का। शेखावाटी मिशन पूरी पीडीएफ बहुत ही सरल तरीके से समझा कर डाली हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने नहीं देखी तो प्यारे विद्यार्थियों उसको देखें। आपको टेंशन है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बिल्कुल पास होंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। मॉडल पेपर को देखें, आपकी कमी कहाँ है, किस चैप्टर में आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है, उसको ध्यानपूर्वक देखें। हम कर रहे हैं शेखावाटी मिशन का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आप देख रहे हो, आपको परीक्षा हॉल में हूबहू पेपर मिलेगा। 3.25 घंटे में आपको पूरा करना है, 80 मार्क्स लेने हैं। इस टीम का मकसद ही यह है कि हमारे बच्चों का एक भी मार्क्स नहीं कटे, और हमारी टीम भी लगी हुई है आप तक सरल और सहज करके पहुंचाने के लिए। तो मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुछ निर्देश हैं आपके लिए। खंड अ ब स द में बटा हुआ है। जैसे बाण भट्ट है, वो किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर देते चले साथ साथ। बाण भट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे, बताओ जल्दी। ऑप्शन में चंद्रगुप्त, बिंबिसार, हर्षवर्धन और अशोक। कौन थे? हर्षवर्धन। धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने प्रकार बताए? बताओ। ऑप्शन में 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। 8 विवाह के प्रकार बताएं। याद आ रहा है ना आपको? आपकी लगभग तैयारी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारण से नहीं पढ़ पाए तो हम आपके साथ खड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों। हर विषय की डेली क्लास आ रही है, हर विषय की प्लेलिस्ट बनाकर पहले से ही कंटेंट को बहुत सरल और सहज करके डाला हुआ है प्लेलिस्ट पे। आप जब विजिट करेंगे, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। और प्लेलिस्ट हर विषय की बनी हुई है। अपने टॉपर नोट्स, शेखावाटी मिशन 100, मॉडल पेपर, हर विषय का 10th और 12th पे डेली क्लास आ रही है। नेक्स्ट क्लास अपनी 8th क्लास पे चलेगी। तो अभी आपकी तैयारी में हम 4 चांद लगाने के लिए खड़े हैं। आपकी मेहनत को और कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। आप घबराएं नहीं, तैयारी करें। नेक्स्ट प्रश्न हल करें। देखो, सर्वप्रथम किस सम्राट ने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पे लिखवाए थे? ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, बिंबिसार और अशोक। कौन थे? अशोक महान। विशाल महाकाव्य महाभारत में वर्तमान में कितने श्लोक? 1 लाख से ज्यादा हैं। साल भंजिका और गज लक्ष्मी की मूर्ति किस स्तूप के तोरण द्वार पे बनी हुई है? याद आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? यह है सांची का स्तूप। मुगलकालीन शहरों को शिवरी नगर किसने कहा था? कौन थे वो? फ्रांसवा बर्लियन। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर के कितने द्वार बने हुए थे? वो बने हुए थे 28। विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अलनार। क्या कहलाते हैं? अलनार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से निर्गुण भक्ति के संत कौन है? तो कबीर जी भी हैं, नानक जी भी हैं। निर्गुण और सगुण आपको ध्यान है ना, भक्ति के 2 रूप है, निर्गुण और सगुण। सगुण में जैसे मूर्ति पूजा करते हैं ना, वो होते हैं। निर्गुण जैसे बिना मूर्ति पूजा के एक ईश्वर एक है, उसका ध्यान किया जाता है, उसे कहते हैं निर्गुण। तो निर्गुण भक्ति के कबीर और नानक दोनों हैं। कृष्ण देव राय का संबंध किस वंश से है? तो तुल्लभ वंश से है। तालिकोटी का युद्ध है, वो कब हुआ था? तो तालिकोटी का युद्ध 1565 साल थी, 1565 की। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने। किस शासक के काल में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन की नपाई की गई थी? वो थे अकबर। जोतदार कौन थे? तो बंगाल में धनी किसान होते थे ना, उनको कहते थे जोतदार। दाहिन एको क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है? दाहिन एको भूमि के एक माप कर दिया गया था, और वो किसके लिए किया था ये बताना। जनजाति कौन सी थी? वो संथाल। रियासत में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? तो रेजिडेंट कहलाता था। सहायक संधि के जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के जनक।
नमक सत्याग्रह के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन, जिनके साथ गांधी जी का समझौता होता है मार्च 1931 में, नमक सत्याग्रह के समय। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, 6% होंगे, 1 मार्क्स का होगा। कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली? महाश्वेता देवी की लघु कथा का शीर्षक क्या है? बर्नियर ने कौन सी प्रथा का विस्तृत वर्णन किया? सूफियों की लंबी कविताएं लिखी, उनका क्या नाम था? समकालीन लोग विजयनगर को क्या कहकर पुकारते हैं? बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता है? प्रश्न आ रहा है आपको? पूरे पेपर को हमने हल किया है और हल करके देखो, आपके 1 मार्क्स के फिर ऑब्जेक्टिव में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 लाइनर होगा और 12 प्रश्न होंगे। अर्थशास्त्र के रचयिता, मनुस्मृति की रचना, बंतुता, संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, राज्य हड़प नीति, गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता, हूबहू आपके प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न को हल किया है क्योंकि यहाँ जगह कम है प्यारे विद्यार्थियों। और खंड ब के प्रश्न आप देख लें, हड़प्पाकालीन कृषि प्रौद्योगिकी की विशेषता, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के कारण, प्रतिवंशिका और मातृवंशिका के अंतर, नैतिकता और भौतिकवाद में अंतर। इसमें से आपको कितने आ रहे आप कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी। फिर हम पूरे पेपर को हल करने वाले हैं और अपने तरफ से हम पूरा पेपर हल करवा रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में खंड स में देखो, किसानों से जमींदारों के रिश्तों में पारस्परिक पैतृकवाद और संरक्षणवाद का पुट था, स्पष्ट कीजिए। फिर आपका अथवा में है ये स जो पेपर है, स का पार्ट है, कहने का मतलब पेपर में वो सब अथवा में ऑप्शन मिलेगा, आपको विकल्प मिलेगा, जो अच्छा आ रहा है वो करें आप। संविधान सभा के ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का उल्लेख कीजिए जिन पर संविधान सभा में काफी हद तक सहमति बनी थी। हूबहू आपका पेपर आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। टिप्पणी, गोलमेज सम्मेलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सिर्फ 2 पे। खंड द में प्रश्न होंगे, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि हुई है, विवेचना कीजिए। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि लोग धार्मिक थे सिंधु सभ्यता के? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की विवेचना कीजिए या बाबा गुरु नानक का जीवन परिचय और शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। भारत के मानचित्र में, रेखा मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाइए। अंबाला जो कहाँ है? हरियाणा में है, पंजाब के बॉर्डर पे। मिताथल कहाँ है? ये बिहार में है, नेपाल बॉर्डर पे। मास्की कर्नाटक में है, मांडा जम्मू कश्मीर में। ये नहीं आ रहा तो अथवा वाला कर लें, जैसे दमाबाद हो गया, मथुरा हो गया, कलिंग हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया। अब हम पूरे पेपर को हल कर रहे हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें प्यारे विद्यार्थियों। और मॉडल पेपर भी भरेंगे, ये मानचित्र भी भरेंगे, सॉरी मॉडल पेपर को पूरा हल किया है। आपने देख लिया ना, शेखावाटी मिशन 100 का मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं और ये ऑप्शन दे दिए हैं आपके लिए, आपको बता भी दिए हैं। PDF के रूप में आप डाउनलोड करना चाहो तो आप कर सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। और हम चलते हैं भाई रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की ओर। रिक्त स्थान में हमने देखा था, देखो कांसे की मूर्ति कहाँ से मिली है? नृत्यांगना मूर्ति मोहनजोदड़ो से। रिक्त स्थान में हम क्या पढ़ देंगे? मोहनजोदड़ो पढ़ देंगे। महाश्वेता देवी की लघु कथा शीर्षक द्रौपदी है, भर दिया रिक्त स्थान में। बर्नियर ने एक प्रथा का वर्णन किया था भारत में, जब उन्होंने भारत में विजिट किया तब उन्होंने एक प्रथा बताई थी कि भारत में इस प्रकार की प्रथा है, सती प्रथा, जो जिंदा महिला को जलाने की अपने भारत में प्रथा थी ना, उस प्रथा का वर्णन किया इन्होंने। सूफियों ने लंबी कविताएं लिखी जिसे मनस्वी कहा। समकालीन लोग विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के नाम से पुकारते हैं और अवध है ना, उसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में जैसे अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य है। मनुस्मृति की रचना कब हुई है? 200 साल ईसा के पूर्व, इसको 200 BC भी कह सकते हैं। लगभग 5वीं शताब्दी में अभिलेख मिले जिसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख हुआ है, ये मंदसौर अभिलेख है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बंतुता ने 2 भारतीय शहरों का वर्णन किया, एक तो दिल्ली, एक दौलताबाद। हम्पी की खोज 1800 में हुई, कार्ल मैकेंजी ने की। मुगलकालीन ग्रामीण समाज को जानने के लिए 2 स्रोत हैं, आईने अकबरी और राजस्व अभिलेख, या फिर बाबरनामा भी हम लिख सकते हैं। स्तनधारी बंदोबस्त कब? 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल जिसकी बात हमने अभी की है, दाहिने को में, तो हुआ था ये 1855-56 में, सिंधु और कोन्ना के नेतृत्व में, ये नेता थे इनके।
हड़प्पा राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प मतलब राज्यों पे अधिकार कर लेते थे जबरदस्ती, इसको राज्य हड़प नीति कहा है। गांधी जी के राजनीतिक जो मार्गदर्शक थे गोपाल कृष्ण गोखले, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खंड बैक लगा दें अपनी कॉपी में और खंड बैक के प्रश्नों को हल करना शुरू करें। हड़प्पाकालीन जो कृषि प्रौद्योगिकी है उसकी दो विशेषता बतानी। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक, हड़प्पाकालीन मतलब सिंधु सभ्यता की एक स्थल था जहाँ उसकी खोज पहले हुई, हड़प्पा उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। तो उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी थी यहाँ। लोग लकड़ी और हल था वो लकड़ी का था, उसका प्रयोग करते थे। नदी और नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। गेहूँ, जौ और कपास इनकी खेती होती थी। अनाज रखने के विशाल भंडार थे जिन्हें अनागार कहते थे। मगध शक्तिशाली जनपद क्यों था? मगध एक शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? क्योंकि ये उस क्षेत्र में है जहाँ छोटा नागपुर का पठार है। आपके पास भूगोल है तो आपने जरूर पढ़ा होगा छोटा नागपुर का पठार। और यहाँ पे प्रचुर जो खनिज संसाधन है वो है, ताकि वो हथियार बना लेते थे आसानी से। गंगा और सोन नदियाँ बहती जिससे यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, कृषि व्यापार आसानी से हो जाता है। पाटलिपुत्र एक सुरक्षित राजधानी के रूप में थी मगध के पास। ये सब कारण थे जिसके कारण मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से। पितृवंशिका और मातृवंशिका में अंतर स्पष्ट करना है। पिता के नाम से वंश संपत्ति उत्तराधिकार चले उसे पितृवंशिका, और माता के नाम से चले तो मातृवंशिका। नैतिकता जो नैतिक मूल्य और सदाचार की बात करे। भौतिकतावाद जो सुख सुविधाओं की बात करे उसे कहते हैं। इब्न तूता ने भारतीय डाक को देखकर आश्चर्य क्यों महसूस किया? आश्चर्यचकित कैसे हो गए कहने का मतलब, तो भारतीय डाक थी वो बहुत तेज और पैदल धावक और घुड़सवार दोनों प्रकार की थी, तो तुरंत प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से हो जाते थे। अमर नायक विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी, स्पष्ट कीजिए। तो अमर नायक प्रणाली सैन्य अधिकारियों की को एक भूमि दी जाती थी। अमर नायक प्रणाली में अधिकारियों को भूमि दी जाती थी, वो कर वसूल करके सेना रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर राजा की सहायता करते थे, सैनिक सहायता देकर। दाहिने को जो संथाल जनजाति को बसाया जाता था उस क्षेत्र को कहते हैं, ताकि जंगल साफ हो सके और कृषि का विस्तार हो सके। ये गिलास का फल है और एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये कथन किसने कहा? ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। किसके बारे में? अवध रियासत के बारे में। चोरा चोरी कांड से आप क्या समझते हैं? 1922 में हुआ, उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक जगह पे हुआ। और यहाँ एक हिंसक घटना हो गई थी कि उसमें पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, वापिस लेना पड़ा। संविधान में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए दो प्रावधान किए। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दिए, आपातकालीन प्रावधान भी केंद्र को दिए, जो कि शक्तिशाली पावर हैं। दोनों ही अनुच्छेद शक्तिशाली हैं। खंड 6 के प्रश्न हल करेंगे और खंड 6 के प्रश्न हैं वो 100 शब्दों वाले हैं। तो चले, किसानों और जमींदारों के रिश्तों में पारस्परिकता थी, प्रीतवाद था, संरक्षणवाद का पुट था। स्पष्ट कीजिए। तो किसान और जमींदार परस्पर निर्भर थे एक दूसरे पे, और जमींदार थे वो किसानों से कर वसूल करते और बदले में राजा को सहायता देते और जनता को भी सुरक्षा और सहायता देते। प्रयुक्त सत्तात्मक व्यवस्था के कारण किसान जमींदारों के संरक्षक माने जाते थे। आईने अकबरी में सूबों के नीचे की जो इकाई थी उसके बारे में क्या बताया गया है? तो बताया कि किस प्रकार से परगने होते थे। सरकार बटी सूबा, सरकार और परगने होते, और ये राजस्व इकट्ठे करने की इनमें किस प्रकार से व्यवस्था होती थी। सांची के स्तूप में लोक कला पे प्रकाश डालिए। तो सांची के स्तूप के तोरण द्वार पे जातक कथाएं होती थी, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां होती थी, पशु और वृक्ष की आकृतियों में उकेरी जाती थी। मूर्तियां तत्कालीन लोक जीवन, धार्मिक विश्वास और कलाकारों की कुशलता को दर्शाती। बहुत शानदार स्तूप पे ये जो लोक कला है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की ऐसी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी जिन्हें पर संविधान सभा काफी हद तक सहमत हो गई थी। एक तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पे हो गई थी, एक मौलिक अधिकारों पे, और एक धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पे, और एक संघीय ढांचे पे। नेक्स्ट टिप्पणी करनी है दो पे।
सिर्फ 2 पे लिखनी है, गोलमेज सम्मेलन और असहयोग आंदोलन। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 31 के दौरान हुआ। भारत के संवैधानिक भविष्य पे चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। लंदन में किया गया था, ब्रिटेन में, और सेंट जेम्स प्लेस में किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और प्रथम सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, तीनों डेट अच्छे से याद कर लें। गांधी जी ने दूसरे में भाग लिया था, पहले और तीसरे में नहीं लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन। कब से कब चला, 1920 से 22 के बीच 2 साल चलाए, और गांधी जी के नेतृत्व में चला, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चला, और पूरी तरह से अहिंसक तरीके से स्वराज प्राप्त करने के लिए चला। ये आंदोलन था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जैसे जो ब्रिटिश सरकार के काले कानून थे उनके विरोध में हुआ था कि अब हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं कर सकते। और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को भी शामिल कर लिया था, यानी जोड़ लिया था, ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले। चौथा पॉइंट इसमें बनाएंगे कि 1922 में उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पे एक हिंसक घटना हो गई थी, जिसके कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अथवा का प्रश्न कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने किस प्रकार से, हम कह सकते हैं कि एक सफल प्रयास था। तो 1942 में हुआ, करो या मरो का गांधी जी ने नारा दिया पूर्ण, और ये नारा था, ये भारतीय जनता में राष्ट्रवाद और आत्मविश्वास भर रहा था। तो व्यापक जन भागीदारी हुई, इसमें ये पॉइंट बना लेंगे। व्यापक जन भागीदारी हुई, नेतृत्वहीन आंदोलन था, क्योंकि जितने भी लोग थे इस आंदोलन में शामिल सबको जेल में डाल दिया था, और स्वतंत्रता के लिए इसने आधार तैयार कर दिया। और ब्रिटिश सरकार को अब ये हो गया कि हम ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक सकते, हमें भारत को आज़ादी देनी होगी। खंडस्य लगा दे, और खंडस्य के प्रश्नों में 250 शब्दों की सीमा है। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक नीति है उसकी व्याख्या करनी है, कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धार्मिक थे वो लोग। तो माता देवी की पूजा मिली है वहाँ पे रिसर्च में, पशुपति मोहर मिली है जो कि शिव का प्रारंभिक रूप है, वृक्ष और पशु पूजा के संकेत मिले हैं, यानी वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ये मिले। तो इस प्रकार से शवदान की पद्धति मिली है, यानी शव को जब वो गाड़ते थे तो उसके पास कीमती सामान रखने के प्रूफ वहाँ मिले। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह देख ले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये सूफी परंपरा का केंद्र है, और ये सभी धर्मों और वर्गों की आस्था का भी केंद्र है। और ये दरगाह हमें प्रेम, मानवता, समानता और भाईचारे का संदेश देती है। फिर है अपने गुरु नानक जी के जीवन और शिक्षाएं। तो गुरु नानक जी का जीवन है, वो हमें क्या शिक्षा देता है? वो हमें देता है कि ईश्वर क्या है, एक है, एकेश्वर है, निर्गुण है, सर्वव्यापी है। नाम जपो, कीर्तन करो और ईश्वर का ध्यान करो, ईमानदारी से मेहनत करो और मिल बांट कर उपयोग करो। मानवता का संदेश दिया है कि जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर मानवता को, यानी इंसान सभी बराबर है, मानवता को विशेष इन्होंने माना है। निस्वार्थ सेवा करो जरूरतमंदों की, और परोपकार करना सर्वोच्च कर्तव्य बताया इन्होंने। महिलाओं का सम्मान करना बताया, सत्य की राह पे चलने के लिए कहा, अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर रहने के लिए कहा, जैसे मूर्ति पूजा, आडंबर और अंधविश्वास है उसको त्यागने के लिए इन्होंने कहा। भारत के मानचित्र में हम इन जगहों को भरेंगे, दिख रहा है आपको, 4 जगह भरेंगे और 4 मार्क्स लेंगे। 4 मार्क्स का है, अथवा का भर दें या आप कोई सा भी भर सकते हैं, जो भी आपको आता है। हम चारों भर के आपको सिखाने वाले हैं। चलो भरते हैं। भारत का मानचित्र, मांडा कहाँ भरेंगे? देखो मांडा भरेंगे हम जम्मू कश्मीर में, भर दिया। अंबाला हरियाणा में है, पंजाब बॉर्डर पे है, तो ये हरियाणा रहा, और ये पंजाब के बॉर्डर पे है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का ही नाम है, तो ये दिल्ली है देश की राजधानी। मथुरा उत्तर प्रदेश है, मिथिला बिहार है, और दौलताबाद महाराष्ट्र है, कलिंग उड़ीसा में है, और मस्की कर्नाटक में। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इतिहास विषय का मॉडल पेपर अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके आपके लिए सरल और सहज तरीके से समझा के डाल दिया है। आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, खुद भी पढ़ें और मस्त रहें। टेंशन कोई नहीं करनी है, हमने हर विषय की क्लास में आपको बता दिया है कि कैसे आपको सरल और सहज तरीके से पास होना है और अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है।